हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आप सभी का बहुत ही भारी डिमांड था कि सर क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक है, जो हमारे केमिस्ट्री में ये आते हैं चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, इसका आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो और हमारे बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आए भी। तो मैंने आप सभी के उस भारी डिमांड पर मैंने क्या करा है, 1 से लेकर 4 तक के मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न भी ले लिए हैं और मैंने वो भी प्रश्न लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। मतलब 2022 में भी वो प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी प्रश्न पूछा गया है और 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है और आशा है मतलब 95% चांस है कि वो प्रश्न 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो मैंने वह सभी प्रश्न ले लिए गए हैं। तो आइए अब हम उस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो हमारे पास है, सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास जो मतलब हम जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न ले गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अध्याय 1 से लेकर 4 तक हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और ये जो जितने भी हमने प्रश्न ले गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सारे जो प्रश्न है सारे वो क्या है, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में और 2024 में भी पूछा गया है। तो मान लेते हैं जैसे आपका विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, क्या है, विज्ञान जो सब्जेक्ट है ये हमारे पास इसमें 3 कैटेगरी मतलब दिए गए हैं। कौन कौन से कैटेगरी है इसमें? हमारे पास विज्ञान में 3 कैटेगरी है। पहला हमारा है रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। तो जो हमारे पास रासायनिक विज्ञान है उसमें हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आता है। तो जो हमारा विज्ञान का मतलब जो हमारा विज्ञान हमारा जो सब्जेक्ट है तो उसमें जो 1 से लेकर क्या है, 1 से लेकर जो 4 तक के जो मतलब जितने भी मतलब 4 तक के जितने भी चैप्टर होंगे वो सब के सब क्या आएंगे, रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में आएंगे। उसके बाद उससे बाद 5वां से चैप्टर जो है 5वां से लेकर और अभी आगे तक है वो सारे के सारे मतलब बायोलॉजी में आएंगे, मतलब जीव विज्ञान में आएंगे। और उसके बाद जो 9वां चैप्टर है मतलब जो हमारे पास 5 से लेकर 8 चैप्टर है वो जीव विज्ञान में आएंगे। और जो 9 से लेकर आगे तक 14 तक है वो हमारे पास क्या आएंगे, वो सारे के सारे भौतिक विज्ञान में आएंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने केवल रासायनिक विज्ञान का 1 से लेकर जो 4 तक है उसका मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो आइए अब हम बिना देर किए हम पहले 1 से लेकर 4 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिया है रासायनिक, जो हमारे पास पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। उसका मैंने यहाँ पर सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो हमारे पास सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया। जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये रासायनिक अभिक्रिया है आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया ये 2022 में भी पूछा गया है। किस में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा ये बता दीजिए। और उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब आपके मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दे देगा, जैसे इस प्रकार से आपको देगा H+O2। तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको और इधर हमारे पास दे देगा H2O। अब ऐसे आपको समीकरण दे देगा, मतलब 4 समीकरण आपको देगा और चारों समीकरण को कहेगा कि इस समीकरण को संतुलित करिए। मैं यहाँ पर आपको संतुलित करना सिखा दूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बना दिया है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हमने ऐसे ही मतलब दे देगा और समीकरण 4 हमको समीकरण देगा और चारों समीकरण को कहेगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, इस प्रकार से दे सकता है। और आपके हर साल 2022 में भी, 2023, 2024 उससे पहले भी आपके बोर्ड एग्जाम में संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हर साल आता ही आता है। उसके बाद हमारे पास
ये तो दूसरा हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है वो भी हर साल पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार है? तो पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनता है वो कितने मतलब 7 पेपर बनता है। कितने पेपर बनता है? 7 पेपर बनता है। और जो आपके जो जिला है वो हर एक जिला पर मतलब 7 पेपर, मतलब एक जिले पर एक पेपर जाएगा, दूसरे जिले पर दूसरा पेपर जाएगा, तीसरे जिले पर तीसरा पेपर जाएगा। तो इन 7 पेपर में क्या होता है? इन 7 पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से हर साल मतलब ये कभी एक पेपर में कभी ये दे देगा, दूसरे पेपर में ये दे देगा और तीसरे पेपर में ये दे देगा, ऐसे ही देता है। तो आपके हर साल ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल भी आशा है कि आपके संयोजन अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया हम कहते हैं। तो यह आपको वियोजन अभिक्रिया कहे, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया कहे, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। कितने मतलब दोस्त होते हैं जो वियोजन अभिक्रिया याद करके जाते हैं और अब उनके बोर्ड एग्जाम में अपघटन अभिक्रिया पूछ देता है तो कहते हैं अपघटन अभिक्रिया मतलब ये हम तो पढ़े ही नहीं है। तो इसका मतलब इसी का नाम अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ही एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन सबका आप परिभाषा और एक एक उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास अवक्षेपी अभिक्रिया, ये हमारे पास है अवक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद हमारे पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। उसके बाद है मतलब यहाँ तक तो हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गए। उसके बाद आप ये याद कर लीजिएगा अवक्षेपी अभिक्रिया, इसका भी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है उदासीनीकरण या उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ये मतलब ये जो हमारे पास उपचयन है और अपचयन है, इन दोनों को मिला देते हैं तो एक रिडक्स अभिक्रिया बनता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये दोनों ना देकर मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे देगा कि कहेगा कि मतलब आपको ये दोनों कह सकता है कि आप उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, या आपको ऐसे ना देकर ऐसे कह देगा कि रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बता दीजिए। मतलब ये जो अपचयन है और उपचयन है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक रिडक्स अभिक्रिया बनता है। तो आपको ये दोनों ना देकर रिडक्स अभिक्रिया पूछ सकता है कि रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आप उससे कंफ्यूज थोड़ा सा भी मत होइएगा कि रिडक्स अभिक्रिया पूछ दिया है तो हमने तो रिडक्स अभिक्रिया पढ़ा ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे। तो रिडक्स अभिक्रिया मतलब इन दोनों का परिभाषा दी, हम इन दोनों के समीकरण को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिडक्स अभिक्रिया बन जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। और उदासीनीकरण है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हाँ मेरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक ना आपने कॉपी में नोट नहीं किया, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आपका पेपर होगा उससे 1-2 दिन पहले आप इसको देख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और उसको आप पढ़ लीजिएगा कि हाँ ये मतलब उसको थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आपके जब जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले चैप्टर को देखने, दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता ही ज़्यादा है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर यहाँ पर प्लस होना चाहिए, H+ तथा OH निगेटिव आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा और सामान्य गुणधर्म तथा उपयोग। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि H+ तथा OH निगेटिव आयन पर अम्ल तथा क्षार का परिभाषा, अम्ल तथा क्षार और लवण का परिभाषा और इसका गुण और इसका उपयोग भी लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में पूछता है, 4 से
5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसके मतलब आपको मत समझिएगा। और इसमें क्या कह रहा है, और ये जो हमारे पास H+ है वो H निगेटिव है, मतलब इस जो हमारे पास माइनस है इसको निगेटिव बोलते हैं। तो OH+ है और ये निगेटिव है, आयन है। इसके आधार पर हमें क्या करना है, अम्ल और क्षार का परिभाषा लिखना है और लवण का भी परिभाषा लिखना है। मतलब ये जो हमारे पास अम्ल है तो आप कह देगा कि H+ आयन पर अम्ल का परिभाषा लिखिए। तो मतलब कोई भी जलीय विलयन हो, एक जलीय विलयन होता है और जब उसको हम विद्युत अपघटन से जब तोड़ते हैं तो जब वो हमारे पास क्या होता है, जो H+ आयन देता है उसी को हम कहते हैं जलीय अम्लीय अम्ल कहते हैं। और जो हमारे पास जो हमको OH निगेटिव आयन देता है उसको हम कहते हैं क्षार। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद हमारे पास है लवण का भी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। इन दोनों का मतलब अम्ल का और क्षार का और लवण का, इन सब का सामान्य गुणधर्म भी होता है, वो भी याद कर लीजिएगा। और इसका उपयोग, इसका दो उपयोग आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसका उपयोग पूछा जाता है। तो क्लियर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है pH पैमाने की अवधारणा, दैनिक अवधारणाएं। मतलब pH पैमाने पर, मतलब pH जो मान होता है, pH मान ये किसे कहते हैं, इसकी अवधारणाएं भी लिखना होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हमारे पास है दैनिक जीवन में pH का महत्व। मतलब यहाँ पर कामा रहेगा, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो दैनिक जीवन में pH का महत्व है, ये केवल 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आशा है कि 2025 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि दैनिक जीवन में pH का महत्व एक बार ही पूछा गया है। और पिछले मतलब जैसे 2023 में नहीं पूछा था, 2022 में पूछा था, उसके पिछले वर्ष भी पूछा गया है। लेकिन 2023 में नहीं पूछा था, 2024 में pH का महत्व पूछा था। तो ये आपको मतलब दैनिक जीवन में, मतलब जो हम जी रहे हैं, जैसे हमारे साथ जो हो रहा है, उसमें pH का क्या महत्व है, यही हमें बताना है। उसके बाद हमारे पास है सोडियम। यहाँ पर सोडियम हाइड्रा, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड होना चाहिए। मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ये क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये सब आप ही याद कर लीजिएगा। उसके बाद है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का आप रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, अणुभार और इसका गुण और इसका उपयोग आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है बेकिंग सोडा। मतलब बेकिंग सोडा का भी, बेकिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम, इसका गुण धर्म, इसका उपयोग, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है धवन सोडा का भी रासायनिक नाम, रासायनिक गुण धर्म और मतलब और रासायनिक सूत्र और मतलब इसका उपयोग भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि तथा उपयोग। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक गुण और रासायनिक सूत्र और इनका गुण और इसका उपयोग भी याद कर लीजिएगा। और उनकी विधि, मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये जो हमने बताया है, यह जो हमारे पास है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आप क्या करिएगा, इसका आप रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और अणुभार और इसका विधि, मतलब ये कैसे बनता है, ये भी याद कर लीजिएगा। और इसका उपयोग और गुण ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा, धवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो हमारे पास कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांचों में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% चांस है कि इन पांचों में से एक तो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसे आप पांचों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इन पांचों में से एक तो आएगा ही आएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर चैप्टर पर। तो तीसरा जो हमारे पास चैप्टर है धातु तथा अधातु, इससे मतलब एक प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमारे पास उसमें प्रश्न कौन सा बनता है, तो सबसे ज़्यादा होता है सक्रियता श्रेणी। ये जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सक्रियता श्रेणी ये जो है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल मतलब पूछा जाता है। ये आपको ऐसे दे देगा, धातु उनकी निवारण, मतलब संचरण तथा उनकी निवारण भी ये याद कर लीजिएगा। मतलब ये इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है,
इसमें से केवल एक प्रश्न बनता है, या आपको ऐसे पूछ सकता है संक्रिया श्रेणी किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या आपको ऐसे ना देकर आपको ये पूछ सकता है धातु तथा अधातु का मतलब परिभाषा आप दे दिए या इसका उदाहरण दे दिए। धातु तथा अधातु इसका परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। मतलब इस चैप्टर में कुछ भी याद ना करिएगा, तो एक तो धातु याद कर लीजिएगा, धातु का परिभाषा और अधातु का परिभाषा। उसके बाद एक जो हमारे पास है संक्रिया श्रेणी, इसको बस आप याद कर लीजिएगा। मतलब ऐसे हमारे पास संक्रिया श्रेणी होते हैं, वो हमारे पास एक से लेकर मतलब ऐसे होते हैं, तो उसको बस आप एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको सारा के सारा समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर चौथे चैप्टर पर, तो कार्बनिक यौगिक। जो हमारे पास चौथा चैप्टर है क्या है, चौथा हमारे पास जो चैप्टर है वो क्या है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, इसमें से यूपीएससी भी नाम पूछता है। तो सबसे पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है कार्बनिक यौगिक में सह संयोजी आबंध। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में कहेगा कि कार्बनिक यौगिक के सह संयोजक आबंध का परिभाषा है, इसका उदाहरण मतलब ये कैसे बनता है, इसका सब सारा चीज़ पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास है समजाति श्रेणी। समजाति जो श्रेणी है ये आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि समजाति श्रेणी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास है हैलोजन। क्या है, हैलोजन और यहाँ पर एल्कोहल, हाइलोजन एल्कोहल भी पूछ सकता है। उसके बाद है कीटोन, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया है, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन की नाम पद्धति। मतलब आपको ये जो हमारे पास है क्या है, यहाँ से आपको हाइलोजन है और एल्कोहल है और कीटोन है और एल्डिहाइड है और एल्केन है और एल्काइन है, इसका आप क्या करिएगा, इसका नाम पद्धति मतलब इसका आप यूपीएससी नाम मतलब याद कर लीजिएगा कि इसका यूपीएससी नाम, और यूपीएससी नाम बनाने का सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इनका नामकरण बहुत ज़्यादा पूछता है, नाम पद्धति बहुत ज़्यादा बार पूछता है। उसके बाद है हमारे पास है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। मतलब संतृप्त तथा असंतृप्त होता है, इसका आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, और इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणधर्म। मतलब कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणधर्म ये क्या होते हैं, इसको भी आपको याद करना होगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है साबुन और अपमार्जक का परिभाषा। मतलब जो साबुन तथा अपमार्जक है इनका आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में साबुन तथा अपमार्जक का परिभाषा भी पूछ सकता है, और इसमें इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इनका अंतर भी। इनका क्या पूछ सकता है, इनका अंतर भी पूछ सकता है, साबुन तथा अपमार्जक का अंतर भी पूछ सकता है। तो ये नहीं कि आप केवल परिभाषा याद कर लीजिएगा, इनका अंतर भी याद कर लीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा मतलब 1 से लेकर 4 तक के जितने भी प्रश्न हैं मैंने आपको बता दिया, और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं जो हमको याद करना चाहिए। क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है, और आप जितना मतलब आप पढ़ सकते हैं, जितना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही 2 महीने के अंदर में पढ़ सकते हैं, वही आपका 1 साल का मेहनत आपको कितना घंटे में, केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 घंटे जो बोर्ड एग्जाम का पेपर देते हैं वही आपका तय करता है 1 साल का मेहनत आपका। तो इसीलिए आप मन लगाकर पढ़ाई पहले करिए, क्योंकि जो समाज आपका है ना, आप एक बार बोर्ड एग्जाम में, मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप एक बार बोर्ड एग्जाम में आपका कम नंबर आ जाए तो आपके जो समाज है, आपके घर वाले जो हैं, आपको ताना मार के इतने मतलब ऐसी कर देंगे कि आपको रोना पड़ेगा। तो अभी तो आपको नहीं बुझाएगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उस समय आपको एहसास होगा कि हम उस समय पढ़ लिए होते। तो इसीलिए आप मन लगा कर पढ़ाई करिए, और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 से लेकर 4 तक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, इसमें से याद कर लेते हैं जितने इतना पूरा
आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।